हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीट फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया सिंह और आज हम चैप्टर जो सेल हमने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने सेल में एक सेल का ओवरव्यू देखा था, हमने सेल की थ्योरी डिस्कस की थी, सेल की डिस्कवरी डिस्कस की थी। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि सेल होता क्या है। बेसिकली सेल जो होता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि सेल की डेफिनेशन है। तो हमने देखा था कि सेल की जो डेफिनेशन है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सेल ही वो चीज है जिससे एक ह्यूमन बॉडी, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, उनकी बॉडी का निर्माण होता है। यानी स्ट्रक्चर की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो जनरली एक सेल जो होता है किसी भी बॉडी को बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी बेसिक परफॉर्मेंस होती है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वो सारी किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? सेल के जरिए परफॉर्म की जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? सेल बायोलॉजी कहा जाता है। और यू कैन से द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। जनरली जो सेल होता है इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा गया। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्यों कहा गया? अभी जैसे मैंने बता दिया कि पूरी लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा सेल काफी है। वही जो होता है मल्टीप्लाई करता है और हमारे बॉडी की फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। यानी सेल डिवाइड होगा, डिवीजन करेगा तो उसके नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे तो उसे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में सेल ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जो सेल की डिस्कवरी थी इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने कॉक स्लाइस लिया था, यानी पेड़ की जो छाल होती है उनके पार्ट्स इकट्ठे किए थे और उनको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो मैंने आपको बताया था उन्होंने कुछ इस तरह से कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर देखे थे। इन कंपार्टमेंट्स को बेसिकली उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। सेल जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। जो लैटिन वर्ड है दैट इज सेलुला। ये सेलुलर वर्ड है। सेलुलर का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम्स और कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे कमरे। और इसी वजह से रॉबर्ट हुक ने ये जो इमेज ऑब्जर्व किया था उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। तब से सेल जो है आज तक बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा है सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, बायोमोलिक्यूल्स होता है। अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये एक स्ट्रक्चर है सेल का जिसमें ये जो आप आउटर लेयर देख रहे हो, सबसे आउटर लेयर जो होता है इट इज सेल वॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इस आउटर लेयर के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं जिसे आगे चल के हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। आप देख सकते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर? उस न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जैसे कि ईआर हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और ये सारी ही चीजें जो है एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर की, तो न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए। ये डीएनए क्या करता है? ये डीएनए जो होता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स को, हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर्स मतलब वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से आते हैं और नेक्स्ट जनरेशन यानी उनके बच्चों में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये काम जनरली जो है किसके द्वारा किया जाता है? डीएनए के द्वारा किया जाता है। और ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर, न्यूक्लियस में। क्लियर हो गया?
अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा डीएनए के अलावा आरएनए भी प्रेजेंट होता है। आरएनए जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इन सभी ऑर्गेनिल्स के अलावा सेल में कुछ बायोमोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये सारी चीज़ें, पिगमेंट्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो होती है एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर की मैं बात करूं तो सेल को जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल एक सेल के बनते हैं, यानी सिंगल सेल के बनते हैं। यानी जो ऑर्गेनिज्म केवल एक ही सेल का बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम या जितने भी मैक्सिमम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, ये सारे किसके बने होते हैं? सिंगल सेल के बने होते हैं। और इन्हीं वजह से हम इनको क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके ऑपोजिट में जो दूसरा है दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बने हैं, मेनी सेल से बने हैं, एक से ज्यादा के सेल से बने हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर को हिंदी में कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर को हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय जीव, यानी जो केवल एक ही कोशिका से बना है एक कोशिकीय कहलाएगा, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं? आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। अब हम बात करें अगर स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर के आधार पे सेल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है आपका यूकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, ठीक है ना, पुराने सेल्स, यानी देखा जाए तो ये वो सेल्स होते हैं जो इस अर्थ पे फर्स्ट टाइम ओरिजिन हुए थे। तो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो बैक्टीरियाज को कहा जाता है, और बैक्टीरियाज जो होते हैं इस अर्थ पे सबसे पहले आने वाले जीव जो है वो कहे जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा मेन जो डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन। क्लियर। न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब जनरली अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो जनरली न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन। और इसी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स होते हैं वो इस न्यूक्लियर के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? एनक्लोज्ड होते हैं। तो जनरली जिसमें ये न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनमें न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है, और न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो इनविजिबल होता है, यानी दिखाई नहीं देता। इनविजिबल होने की वजह से डीएनए जो होता है जो कि उस सेल में प्रेजेंट है वो इस साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, लेकिन एक जगह फिक्स रहता है, इधर उधर नहीं होता। ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, उसी तरीके से एक चीज नोट करने की जरूरत है कि जितने भी न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं, ऑर्गेनील्स जो होते हैं जो इस पूरे साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल्स के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनील्स। और ये ऑर्गेनील्स जो होते हैं, ये कोशिकाएं जो होते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इनमें से भी बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं जिनके चारों तरफ क्या पाया जाता है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन एब्सेंट है, उसी तरीके से अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा? एब्सेंट होगा। बाकी जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं या दूसरे जितने भी ऑर्गेनील्स होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं तो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी पैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सारे जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनील्स होते हैं जो एक सेल में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स, जैसे कि यहाँ पे आप ले सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एक प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स है।
गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, झिल्ली पाई जाती है, और ये सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो किस में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो ये था प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में मेन डिफरेंस। देखा था कि जनरली एक सेल में राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम का जो मेन काम होता है दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। ये किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन के बनाने में, प्रोटीन के फॉर्मेशन में राइबोसोम हेल्प करता है। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होता ही है, इस साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, इसके अलावा ये कुछ ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लास्टिड हो गया, रफ ईआर हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यानी अगर मैं बोलूं तो साइटोप्लाज्म के अलावा प्लास्टिड में भी खुद का राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद के राइबोसोम्स होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इनका एक ही काम होता है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो हमने अब तक पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज एंड शेप ऑफ द सेल के बारे में, यानी किसी भी सेल का जो साइज होता है वो कैसा होता है और शेप्स कैसे होते हैं। तो जनरली जैसे इस पृथ्वी पे बहुत सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, अर्थ पे बहुत ही डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फंजाई है, वायरस है या फिर ह्यूमंस है। तो इन सभी में, इन सभी की जो बॉडी है वो सेल से ही बनी है, और जनरली इन सभी में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन सभी सेल्स के जो साइज होते हैं और शेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि साइज के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज में एक तो होता है सबसे बड़ा सेल और एक होता है सबसे छोटा सेल, ठीक है ना। यानी स्मॉलेस्ट सेल की बात कर लेते हैं और लार्जेस्ट सेल की बात कर लेते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कहा गया है माइकोप्लाज्मा को। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो किसको कहा गया है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा जो होता है एक टाइप का बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, और ये जीवाणु जो है, ये जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटा होता है साइज में। इसकी जो साइज होती है वो वेरी करती है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.3 माइक्रोमीटर के बीच में। माइकोप्लाज्मा को हम जनरली एक और नाम से भी बुलाते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज PPLO। PPLO क्या होता है, PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स थे जिसको सबसे पहले रूमिनेंट्स यानी जो कैटल्स होते हैं उनके स्टमक में डिस्कवर किया गया था, और ये निमोनिया कॉज किए थे। इसी वजह से इनको क्या कहा गया, PPLO यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इनका अदर नेम जो है दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल की अगर मैं बात करूं तो वो किसको कहा जाता है, PPLO, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो साइज होता है वो जनरली वेरी करता है 3 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर के बीच में। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं लार्जेस्ट सेल की। अगर मैं लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो जो लार्जेस्ट सेल है आप सबको पता ही होना चाहिए, जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल कहलाता है, ठीक है ना। और ये लगभग होता है 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। क्लियर। तो ये है ऑस्ट्रिच एग का साइज। अगर ह्यूमन बॉडी का पूछा जाए, जनरली अब लार्जेस्ट सेल पूछा गया तो आप तो जवाब यही लिखोगे कि ऑस्ट्रिच एग होता है, इट इज द लार्जेस्ट सेल। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल की बात करें, देखिए दो टर्म है यहाँ पे, एक तो होता है लार्जेस्ट सेल और एक होता है लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। अगर मैं लार्जेस्ट सेल की बात करूँ इन ह्यूमन बॉडी में अगर लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो वो होता है एग सेल। क्लियर। एग यानी फीमेल में जो एग सेल बनता है वो क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। इसी तरीके से अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल में आपका आता है नर्व सेल।
लॉन्गेस्ट सेल में कौन सा सेल आता है? नर्व सेल। नर्व सेल आपको पता ही है क्या काम करता है। नर्व सेल हमारी पूरी बॉडी में इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है, मैसेज को भेजने का काम करता है हमारे ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक, हमारे सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक और ब्रेन से हमारे ऑर्गन्स तक। क्लियर? तो ये तो था साइज ऑफ द सेल की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेप्स की। अगर शेप्स की बात करूँ तो अगर मैं शेप्स की बात करूं तो डिफरेंट शेप्स होते हैं। जैसे ये कुछ जो होते हैं क्यूबॉइडल भी होते हैं, कुछ सेल्स पॉलीगोनल टाइप भी होते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं वो कॉलमनर भी होते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं वो ओवल शेप के भी होते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं थ्रेड लाइक भी होते हैं, और कुछ सेल्स जो होते हैं वो इरेगुलर शेप्स के भी होते हैं। इरेगुलर मतलब जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं जो पूरे ऑर्गेनिज्म में किसी भी टाइप में प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा ये साइज था जो हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको इतना मटेरियल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मेरे से बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियो और लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।